This conference will now be recorded. अरविंद जी पूनम मैडम को फोन कर दीजिए, उनकी रिकॉर्डिंग हाँ मैम, ऑफ मैं है। हूँ, मैं ऑन कर दी मैम। ठीक ठीक ठीक। गुड मॉर्निंग रिसोर्स पर्सन, आवर टीम एंड डियर पार्टिसिपेंट। आज हमारा ये सेशन सेकेंड डे का फर्स्ट सेशन है, जिसमें हमारी एक्सपर्ट हमारे साथ हैं डॉक्टर श्वेता प्रसाद। मैं उनके बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दूंगी। शी इज अ प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ सोशियोलॉजी एट BHU and managing committee of Indian Sociological Society. Her area of specialization is women technology interface, violence CSR, women in migration, women in agriculture. She has completed 4 projects on international, three national, and one of them funded by UGC. She has published several papers and books that are highly acclaimed, and also an editor of few journals review for the some government programs and journals too. She has organized many seminars, workshops, and delivered more than 50 lectures as a resource person. Ma'am, you are an advisor and board member of some universities. Welcome, ma'am. I will not take so much time, so please start your session. Thank you, ma'am. Thank you. विनीता, मीडियम ऑफ लेक्चर बता दो। वीडियो आपका होगा, वीडियो तो सबका ऑफ है। मीडियम मैम, बाइलिंगुअल। हिंदी में बोल रहे हैं, इंग्लिश में? दोनों में, हिंदी इंग्लिश दोनों यूज कर लें। तो एक्चुअली कल एक रिक्वेस्ट आया। ठीक है, ठीक है, चलो ठीक। थैंक यू। ओके मैम। थैंक यू विनीता एंड ऑर्गेनाइजर्स ऑफ द रिसर्च प्रोग्राम। एक रिक्वेस्ट कर लो बाकियों से कि अपना ऑडियो म्यूट कर दें। हाँ, सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि अपना ऑडियो म्यूट कर दें, कैमरा भी ऑफ कर दें। ओके मैम। थैंक यू। So thank you Vinita for organizing research methodology workshop, which is the quite important component of academic activity. So and other organizers also, Dr. Poonam, Dr. Arvind, Dr. Kranti जी और विनीता, आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद इस लेक्चर को ऑर्गेनाइज करने के लिए और बहुत बधाई। तो जैसा कि आपने आप टॉपिक दिया है आज का, review of literature and managing references. So review of literature and managing references पर अगर हम देखें तो काफी इम्पोर्टेंट कंपोनेंट रिसर्च का नजर आता है ये। और जब कोई रिसर्च करने के लिए आता है या रिसर्च ज्वाइन करना चाहता है या कर लेता है, उसके बाद एक एक्टिविटी जो स्टार्ट होती है इमीडिएटली उस समय से, इनफैक्ट जब हम अपना टॉपिक चुनने की कोशिश करते हैं, रिव्यू ऑफ लिटरेचर वहीं से स्टार्ट हो जाता है और ये उस दिन तक चलता है जब तक हम अपने रिसर्च को वाइंड अप नहीं कर देते। तो एक ऐसी एक्टिविटी, ऑल एनकम्पैसिंग एक्टिविटी कहेंगे रिसर्च के लिए रिव्यू ऑफ लिटरेचर को। सबसे पहले हम लोग करते क्या हैं, जब हम रिसर्च करने जाते हैं तो कोई एक टॉपिक आइडेंटिफाई करते हैं और उस टॉपिक पर, मतलब एक ब्रॉडर इंटरेस्ट एरिया हो सकता है हमारा जिसको हमने आइडेंटिफाई किया, जो मतलब एक ऐसा क्वेश्चन जिसे आंसर की जरूरत है, एक ऐसा इशू जिसके लिए कुछ आंसर खोजे जाने की जरूरत है। ये एक रिसर्च टॉपिक हो सकता है, लेकिन यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात यह है कि हर प्रॉब्लम रिसर्च प्रॉब्लम नहीं बन सकता, दो उसके बहुत ढेर सारे आंसर्स हो सकते हैं। तो चुनना सबसे पहले रिसर्च के टॉपिक को, वो काफी इम्पोर्टेंट काम होता है और उसमें से ब्रॉडर एरिया में से जिसमें आपका इंटरेस्ट है, एग्जांपल हम यहाँ पर क्लाइमेट चेंज लेंगे क्योंकि वो मेरा इंटरेस्ट एरिया है। तो जेंडर एंड क्लाइमेट चेंज एक एरिया मान लेते हैं, हमने आइडेंटिफाई किया जिस पर हमको रिसर्च करना है। अब जेंडर एंड क्लाइमेट चेंज को अगर हम देखने जाएं तो बहुत ब्रॉड एरिया है, तो फिर हमें नैरो डाउन करने की जरूरत पड़ती है कि हम कहाँ पर फोकस करें उसमें, मतलब जेंडर एंड क्लाइमेट चेंज में किस एस्पेक्ट पर फोकस करना चाहते हैं।
और फाइनली हम जाके अपना टॉपिक फ्रीज करते हैं। और ये टॉपिक फ्रीज करना भी कहीं ना कहीं रिव्यू ऑफ लिटरेचर के बदौलत होता है, क्योंकि जब हम एक ब्रॉडर एरिया में टेंटेटिव टॉपिक्स आइडेंटिफाई कर रहे होते हैं, उसी समय पर हमारा रिव्यू ऑफ लिटरेचर स्टार्ट हो जाता है। और अगर नहीं होता है तो होना चाहिए। ऐसा हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि हमको अपने आसपास दिखाई देता है कि वो रिव्यू ऑफ लिटरेचर को एक कम्प्लीटली डिफरेंट आर्ट की तरह बच्चे ट्रीट करने की कोशिश करते हैं, जो कि सही नहीं है, क्योंकि रिव्यू ऑफ लिटरेचर पूरी रिसर्च का एक इंटीग्रेटेड पार्ट होना चाहिए और हर स्टेप पर ये चलते रहना चाहिए। तो अब जो है टॉपिक सेलेक्ट हो गया, आइडेंटिफाई हो गया, एरिया स्पेसिफाई हो गया, और उसके बाद हम देखते हैं रियल वर्क स्टार्ट होता है रिव्यू ऑफ लिटरेचर का, कि हमें मतलब बेसिकली जो रिसर्च इस पॉइंट ऑफ व्यू से स्टार्ट किया गया था कि क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है, और वहां तक कैसे पहुंचना है, इन सारे क्वेश्चंस के बाद टॉपिक फ्रीज होता है। और फिर अगर हम देखें तो रियल रिव्यू ऑफ लिटरेचर स्टार्ट होता है यहाँ पर से, और इनफैक्ट यहाँ से स्टार्ट हो जाना चाहिए टिल द रिसर्च इज सबमिटेड। फिर हम लोग अगर देखें रिव्यू ऑफ लिटरेचर, एक कॉमन टर्म है, बहुत ढेर सारे इसमें फैक्ट्स आते हैं, मतलब बहुत ढेर सारे स्टेजेस आते हैं। तो क्यों हमें रिव्यू ऑफ लिटरेचर करने की जरूरत पड़ती है? क्यों नहीं हम डायरेक्टली जंप कर सकते हैं किसी की वर्क के लिए या उस पर्टिकुलर टॉपिक पे? वो इसलिए क्योंकि रिव्यू ऑफ लिटरेचर जब हम करते हैं तो कहीं ना कहीं हमारे अपने वर्क को उसको स्पेसिफाई करने में वो मदद करता है, जैसा कि हमने पहले भी कहा। उसके बाद दूसरा इम्पोर्टेंट काम जो वो करता है वो ये कि आपको डिफरेंट पार्ट्स जो हैं, सब्सिक्वेंट पार्ट्स आपके रिसर्च के, उसके बारे में भी बहुत ढेर सारे इंफॉर्मेशन आपको वो देता चलता है। जब आप एक टॉपिक पर से जुड़े आर्टिकल्स को, बुक्स को और ये सबको पढ़ना शुरू करते हैं तो आप उसके बारे में बहुत सारी चीजें जान जाते हैं। न केवल वो आपको स्पेसिफिक होने में मदद करता है, बल्कि आगे आपको कैसे बढ़ना है इस बात में भी मदद करता है। आपसे पहले लोगों ने क्या किया है इसको भी वो आइडेंटिफाई करने में मदद करता है। क्रिटिकली एनालाइज करते जाना, जो भी आपको मटेरियल मिल रहा है, ये मतलब एक इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट होता है। और सबसे बड़ा काम जो रिव्यू ऑफ लिटरेचर करता है वो ये कि आपकी स्टडी के लिए एक कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइड करने का काम करता है, क्योंकि बिना कॉन्टेक्स्ट के आप जो है आगे नहीं बढ़ सकते। मतलब एक वैक्यूम में कोई रिसर्च आगे नहीं बढ़ता, और इसीलिए मतलब पानी में हाथ पैर मारना है अगर हम वैक्यूम में रिसर्च करने की सोच रहे हैं। तो रिव्यू ऑफ लिटरेचर यहाँ पर हमारी मदद करता है कि आप तैरें कैसे इस सागर में, ये बताने का काम करता है। यानी कॉन्टेक्सचुअलाइज करता है सारी चीजों को और आपके टॉपिक को, और आपको आगे बढ़ने में मदद करता है। और इसलिए रिव्यू ऑफ लिटरेचर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब जब रिव्यू ऑफ लिटरेचर की बात आपने की, मतलब जब हमने डिसाइड कर लिया कि रिव्यू ऑफ लिटरेचर होना है और जो एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है रिसर्च का, तो पहला सवाल हमारे सामने ये आता है कि इंफॉर्मेशन जो है रिव्यू ऑफ लिटरेचर से रिलेटेड वो हमें कहाँ से मिलेगा? तो आजकल अगर हम देखें तो ज्ञान के बहुत ढेर सारे सोर्सेज हो गए हैं आज के समय में। यानी वेयर टू फाइंड द इंफॉर्मेशन अगर हम देखें रिव्यू ऑफ लिटरेचर के लिए तो भरमार है। बुक्स एक और हैं, बट बुक्स मेरा पर्सनली ये बिलीफ है कि ठीक है वो आपके पास होना चाहिए, बट कहीं ना कहीं वो आपके रीच को, आपके एक्सेस को इंफॉर्मेशन तक वो लिमिट करता है। क्योंकि बुक्स या तो आपके पास इतनी कैपेसिटी हो कि आप दुनिया भर के बुक्स खरीद सकें, या तो आपके पास ऐसी स्टेट ऑफ द आर्ट लाइब्रेरी हो जहां पर कि आप लेटेस्ट से लेटेस्ट बुक्स उस पर मिल सके आपको। तो अभी तक जो हमको इंफ्रास्ट्रक्चर दिखाई देता है हमारे आसपास, हम तो वन ऑफ द बेस्ट यूनिवर्सिटीज में है जहां पर बहुत बड़ी लाइब्रेरी है, बट वहां भी कई बार बहुत सी प्रॉब्लम्स आती हैं। तो बुक्स इसी कारण थोड़ा लिमिट करता है, और ये मेरा अपना ओपिनियन है, जरूरी नहीं सबको ऐसा लगता हो।
तो दूसरी ओर अगर हम देखें इंफॉर्मेशन कहाँ से मिले अगर हमें, तो ऑनलाइन सोर्सेज। आज के समय में ऑनलाइन सोर्सेज बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं और बड़ी यूनिवर्सिटीज ने तो पूरा ग्लोबली कनेक्ट कर दिया है, यानी बहुत ढेर सारे इंफॉर्मेशन, बहुत ढेर सारे जर्नल्स वो हमें ऑनलाइन अवेलेबल हो पा रही हैं। बुक्स हो, जर्नल्स हो, ऑनलाइन मीडिया के जरिए हम देखते हैं। पहले तो उनको प्लीज आप ऑडियो म्यूट कर लीजिए प्लीज। दिखा देना है पति का अर्थ क्या होता है। ऑडियो अपना म्यूट कीजिए। आप लोगों से रिक्वेस्ट है अपना ऑडियो म्यूट कर लीजिए प्लीज। ठीक है, तो हम लोग बात कर रहे थे कि मटेरियल कैसे मिलता है और बुक्स एंड ऑनलाइन मटेरियल की बात कर रहे हैं। ऑनलाइन एक्सेस टू मटेरियल्स अगर हम देखें बहुत ज्यादा है आज के दिनों में, लेकिन यहाँ पर बहुत ज्यादा सावधानी बरतने की जरूरत है क्योंकि ऑनलाइन बहुत सी चीजें मिलती है। तो ये डिपेंड करता है कि आप कहाँ पर जा रहे हैं। तो बेसिकली अगर आप इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हैं ऑनलाइन और आप अपने इंस्टीट्यूट के जरिए नहीं कर रहे हैं, जैसे जब हम बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के नेट से कनेक्ट होते हैं, अपने घर के नेट से नहीं, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के नेट से, तो हमारे सामने सैकड़ों जर्नल्स के ऑप्शंस होते हैं और वहां से हम रिसर्च मटेरियल ढूंढ सकते हैं या हमारे टॉपिक के लिए क्या इंपॉर्टेंट है वो ढूंढ सकते हैं। हो सकता है सबके पास ये अपॉर्चुनिटी ना हो और उन्हें जनरल वे में गूगल पर जाकर मटेरियल सर्च करना पड़ता हो। यहाँ पर बहुत ज्यादा सावधानी बरतने की जरूरत है कि आप किस तरह के साइट्स पर जा रहे हैं, क्योंकि कई साइट्स ऐसे हो सकते हैं जो आपके रिसर्च के लिए बहुत सही ना हो, रुकावट न भी डालें, तो इंफॉर्मेशन वहां पर बहुत करेक्ट ना हो। तो प्रॉपर साइट का सिलेक्शन मेरा ये सजेशन होगा, जब भी आप गूगल पर भी जाते हैं रिसर्च मटेरियल या रिव्यू ऑफ लिटरेचर के लिए, तो एक काम करें, आप स्कॉलरली आर्टिकल्स या स्कॉलरली वर्क ऑन सच एंड सच टॉपिक, जो भी आपका टॉपिक है, उसको टाइप करने की कोशिश करें। तो उससे ये होता है कि आपको बेसिकली जर्नल के मटेरियल्स मिलते हैं और नॉर्मल मटेरियल छंट जाता है, वो भी आता है, वो आपको डिसाइड करना है कि आपको कहाँ से लेना है। तो इंफॉर्मेशन के सोर्सेज के रूप में अगर हम देखें तो ऑनलाइन एज वेल एज बुक या ऑफलाइन कह लें, जिसमें बुक्स एंड जर्नल्स भी आपको मिल सकते हैं। बट ये जैसा कि हमने कहा एक्सेस जो है लिमिट करता है और इसलिए ऑनलाइन प्रेफर करना ज्यादा अच्छा है। आप ग्लोबली कनेक्ट कर सकते हैं। और अभी अभी एक साइट का हमको पता चला जो हम आप लोगों के साथ शेयर करना चाहेंगे यहाँ पर, जिसके लिए आपको किसी भी परमिशन की या परचेज करने की जरूरत नहीं है। और साइट का नाम है SciHub। SciHub SCIHUF। ये SciHub वो साइट है जो कि बहुत पूरी दुनिया के रिसर्च मटेरियल्स आप तक पहुंचाने का काम करता है। और मजेदार बात यह है कि आपको एक भी पैसा इसके लिए पे करने की जरूरत नहीं पड़ती है, यानी आपको खरीदना नहीं पड़ता उन मटेरियल्स को। तो आपके सामने पूरा खजाना पड़ा है, बस आपको करना ये है कि अपना काम स्टार्ट करें और सीरियसली स्टार्ट करें। और ये मेरा रिक्वेस्ट भी होगा कि प्लीज अपने रिसर्च वर्क को टाइम पास की तरह नहीं लीजिए, बल्कि ऐसा काम समझिए जिसमें आप इंटरेस्ट डेवलप कर सकें, क्योंकि वो बहुत जरूरी है रिसर्च के लिए। सिर्फ टाइम पास करने या सरकार ने 8,000 रुपया पर मंथ दे दिया है इसलिए रिसर्च ज्वाइन करना ये सही नहीं है, ये बाद में आपको पछतावा देगा। और उसी से बचाने के लिए हम ये कह रहे हैं कि रिसर्च अगर आपने ज्वाइन किया है तो अपने टॉपिक पे तो आपको मास्टर होना चाहिए, उसके अलावा आपके टॉपिक पर आपके गाइड को उतना नहीं पता होना चाहिए जितना आपको होना चाहिए, होता भी नहीं है। सुपरवाइजर्स जो हैं वो जनरली आपको गाइड करते हैं कि आप कैसे आगे बढ़ें, लेकिन आपके टॉपिक के मास्टर आप होने चाहिए। रिसर्च में इस हद तक डूबना जरूरी है, तभी आप प्रॉपर रिसर्च कर सकते हैं। अब आप जो है ऑफलाइन और ऑनलाइन साइट के जरिए आपने मटेरियल कलेक्ट करना स्टार्ट कर दिया, मटेरियल कलेक्ट हो गया। अब उस मटेरियल का क्या करें?
मतलब क्या रिसर्च यही है कि आपने मटेरियल कलेक्ट कर लिया, या क्या रिव्यू ऑफ लिटरेचर यही है कि आपने डिफरेंट साइट से मटेरियल कलेक्ट कर लिए और उसके बाद उसको रिव्यू ऑफ लिटरेचर एक चैप्टर बनाया और आपने उसको लिखना शुरू कर दिया कि इस बुक में या इस जर्नल में इन्होंने ये कहा। ये रिव्यू ऑफ लिटरेचर का बहुत गलत तरीका है और ये समझाना इतना आसान नहीं होगा कि आप कैसे रिव्यू ऑफ लिटरेचर करें, बट बहुत सी थीसिस, क्योंकि हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं समझाना आसान नहीं होगा क्योंकि मेरे अपने एक्सपीरियंसेस हैं मेरे रिसर्च स्कॉलर्स के साथ, चाहकर भी हम उन्हें ये नहीं समझा पाते कि रिव्यू ऑफ लिटरेचर एक आध को छोड़कर आपको करना कैसे है, क्योंकि देखा जो गया है वो यही तरीका है कि आपने एक बुक लिया, एक जर्नल लिया, उसमें क्या है आपने पूरा उसको देखकर लिख दिया कि हाँ उन्होंने इस बुक में ये कहा। ये सही तरीका नहीं है रिव्यू ऑफ लिटरेचर का। जब आप रिव्यू करते हैं लिटरेचर को तो बेसिकली वो डिफरेंट हेडिंग्स में होना चाहिए। जैसे क्लाइमेट चेंज एंड जेंडर की बात की हम लोगों ने, तो क्लाइमेट चेंज की हम बात करेंगे, कहाँ से ओरिजिन होता है डिस्कोर्स, कैसे वो आगे बढ़ता है, कैसे अर्थ समिट 1992 ने क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड एक कन्वेंशन बनाया था और वहां से सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात स्टार्ट हुई। ये एक डेवलपमेंट, एक इवोल्यूशन की तरह आपका पहला हेडिंग होना चाहिए जब आप रिसर्च रिव्यू ऑफ लिटरेचर चैप्टर में जाते हैं। और उसके बाद अगला हेडिंग जेंडर एंड क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड हो सकता है। उसमें आपके डिफरेंट एरियाज क्या हो सकते हैं। पहला हो सकता है कि क्लाइमेट चेंज डिस्कोर्स एंड विमेन या जेंडर, मतलब क्लाइमेट चेंज डिस्कोर्स ने विमेन को कब उसका पार्ट बनाया, ये हम देख सकते हैं। कैसे विमेन जो है ग्रेजुअली क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन में या अडाप्टेशन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकती हैं, ये अगला हो सकता है। ये सारा कुछ करते हुए, मतलब डिफरेंट हेडिंग्स को लेते हुए फाइनली आप अपने टॉपिक को जस्टिफाई करते हैं वहां पर कि क्यों आपने जेंडर एंड क्लाइमेट चेंज चुना। और जब आप ऐसे लिख रहे होते हैं तो आप वहां पर बुक वाइज नहीं चलते बल्कि हेडिंग वाइज चलते हैं कि कैसे आप मतलब जेंडर एंड क्लाइमेट चेंज डिस्कोर्स अगर बोले तो जहां भी वो आया है, जिस जगह भी आया है, वो 2020 में आया होगा, वो 2010 में आया होगा, 2000 में आया होगा या 1992 में ही आया होगा। हालांकि 1992 में जेंडर क्लाइमेट चेंज में नहीं आया था, 2001 के बाद आना शुरू हुआ है, लेकिन पूरा आपको वहां पर वो इवॉल्व कैसे करता है ये लिखना होता है। और ये लिखने के लिए जाहिर सी बात है एक ही हेडिंग के तहत आपको ढेर सारे रेफरेंसेस लेने होते हैं। रेफरेंसेस कैसे मैनेज करें उस पर बाद में आते हैं हम लोग, बट डिफरेंट हेडिंग्स बहुत ही अच्छी तरीके से आगे बढ़ना चाहिए और इंटीग्रेटेड पार्ट होना चाहिए। इतना ही नहीं, जब आप रिव्यू ऑफ लिटरेचर करते हैं तो आपको इंट्रोडक्शन पार्ट भी, वहां पर भी आपको आर्ग्यूमेंट बिल्ड करने में वो काफी हेल्पफुल होता है। मतलब टॉपिक को इंट्रोड्यूस कैसे करें आप अपने, किस तरह से आर्ग्यूमेंट बिल्ड करें, इन सारी चीजें रिव्यू ऑफ लिटरेचर का इम्पोर्टेंट पार्ट होता है। तो इंफॉर्मेशन कैसे यूज किया जाए जो आपने कलेक्ट किया है रिव्यू ऑफ लिटरेचर के लिए, मतलब जब हम बात करते हैं रिव्यू ऑफ लिटरेचर की और उसके लिए कलेक्टेड इंफॉर्मेशन की, तो यहाँ पर हम सिर्फ इतना नहीं देख रहे कि रिव्यू ऑफ लिटरेचर से रिलेटेड इंफॉर्मेशन हमें सिर्फ उसी पर्टिकुलर चैप्टर में यूज करना है, बल्कि वो रेफरेंस इंफॉर्मेशन जो है थ्रू आउट द थीसिस आपकी यूज होनी चाहिए। ये आप पर डिपेंड करता है क्योंकि आपकी समझ इस टॉपिक को लेकर ज्यादा है, तो आप उसको कैसे और कहाँ पर यूज करना चाहेंगे। और मेरा ये कहना है रिव्यू ऑफ लिटरेचर जो है एक कंटिन्यूअस प्रोसेस होना चाहिए और लगातार आपको नोट्स लेते रहना चाहिए। अब अगर हम लोग आ रहे हैं कि नोट्स जो है बेसिकली जो हम कहना चाह रहे हैं वो ये है कि जब आप रिसर्च करने जाते हैं तो रिव्यू ऑफ लिटरेचर बहुत ही सिस्टमैटिक वे में आगे बढ़ना चाहिए। वो सिस्टमैटिक वे जो है क्या होगा ये आप डिसाइड कर सकते हैं। सिस्टमैटिक इसलिए होना जरूरी है आपको क्योंकि जब भी आप चाहें उस डेटा को रिट्रीव कर पाना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट, मतलब बहुत
इजी होना चाहिए। आप ऐसे स्टोर कीजिए। आप कैसे स्टोर करेंगे ये कंप्लीटली आप पर छोड़ते हैं। कईयों को रेफरेंस कार्ड में मटेरियल को लेना आसान लगता होगा, हमको लैपटॉप पे लेना आसान लगता है, कई लोगों को मोबाइल में लेना भी आसान लगता होगा, या फिर कोई डायरी में नोट करना। ये कंप्लीटली आपके ऊपर है, लेकिन जो ध्यान रखना है वो ये है कि आप बहुत सिस्टमैटिक हो, आप बहुत ज्यादा क्लियर हो जिन मटेरियल को आप ले रहे हैं उनको लेकर, और जो आप नोट कर रहे हैं वो मटेरियल, वो शब्द उस रिव्यू ऑफ लिटरेचर के नहीं होने चाहिए जहां से आपने लिए हैं। आप उसको पढ़िए, उसको समझिए और फिर उनको अपने शब्दों में लिखिए जहां भी आपको जो मटेरियल मिल रहा है, और साथ में रेफरेंसिंग करते जाइए, क्योंकि रेफरेंसिंग जब आप नहीं करते हैं, मेरा खुद का एग्जांपल देंगे, सारे इस रिसर्च स्कॉलर्स को हम बताते घूमते हैं कि रेफरेंसिंग कितना इम्पोर्टेंट पार्ट है और कैसे आपको उसको कंटिन्यूअसली मैनेज करना चाहिए। लेकिन हमने एक बार ये गलती की, और अभी हाल में ही की है, कि हमने रेफरेंसिंग को बहुत लाइटली ले लिया कि ठीक है सब कुछ मेरे पास तो है, और जैसे ही मेरा पेपर तैयार होता है हम रेफरेंसिंग उसको कर देंगे फिर से। और हम बताएं आपको 2 या 3 रेफरेंस को ढूंढने में मेरे कई दिन चले गए, और फाइनली वो रेफरेंस हमको, उनमें से कुछ रेफरेंस मिला भी नहीं, और फाइनली हमको अपने चैप्टर में से उस पार्ट को रीड करना पड़ा जिस रेफरेंस के बेसिस पे हमने उस पार्ट को लिखा था। तो रिव्यू ऑफ लिटरेचर बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और आपको लगातार रेफरेंसिंग करते जाने चाहिए। ये सोचने की गलती मत कीजिएगा कि जब आप लिखने जाएंगे चैप्टर को तब आप रेफरेंसिंग कर लेंगे। कंटिन्यूअस रेफरेंसिंग चलते रहना चाहिए जब आप रिव्यू ऑफ लिटरेचर कर रहे हैं। यानी जैसे ही आपने एक किसी जगह से, मान लीजिए किसी एक जर्नल जो स्टोर पे अवेलेबल जो है, वहां से आपने सेज का कोई जर्नल है मान लेते हैं, सोशियोलॉजिकल बुलेटिन है, वहां से अगर आपने कोई एक आर्टिकल लिया, सबसे पहला काम आपका ये होगा कि उस आर्टिकल का टाइटल क्या है, उसको किसने लिखा है, कौन से वॉल्यूम में लिखा गया है, किस जर्नल में लिखा गया है, और अगर आप उसमें से कुछ पर्टिकुलर चीजें ले रहे हैं तो वो किस पेज नंबर पर लिखा गया है। ये सारी चीजें आपके उसी जगह पर नोट होना चाहिए जो आप 4 साल बाद यूज करने वाले हैं। क्योंकि रिव्यू ऑफ लिटरेचर जब आप कर रहे होते हैं तो वो पीएचडी एक दिन का काम नहीं है। कई लोग, बार तो लोग 4 साल तो मिनिमम होता है, लेते हैं लोग 6 साल और 8 साल भी मेरे अंडर में तो लोगों ने लिया है। तो ये जो है, ये 8 साल को आप टारगेट करके चलिए कि जो इंफॉर्मेशन आप आज कलेक्ट कर रहे हैं रिसर्च को ज्वाइन करने के बाद, उस इंफॉर्मेशन को आपको 8 साल बाद जाकर यूज करना है। इसको ध्यान में रखते हुए आपको रेफरेंसिंग करते जाना है, क्योंकि अदरवाइज आप 2 साल पीछे फिर से चले जाएंगे अगर आप प्रॉपरली रेफरेंसिंग नहीं कर रहे हैं। क्या हम ऑडिबल हैं? क्योंकि हम फिक्स नजर आ रहे हैं खुद को, तो हम जानना चाहेंगे हम ऑडिबल हैं या नहीं। यस मैम। हेलो, ऑडिबल है? ठीक है, ठीक है। तो हम लोग बात कर रहे हैं कि रिव्यू ऑफ लिटरेचर जो है लगातार सोर्सेज के साथ होनी चाहिए, यानी रेफरेंसिंग मैनेज करते जाना रिव्यू ऑफ लिटरेचर के हर स्टेज पर, वो बहुत जरूरी है। नहीं तो वो आपके रिसर्च को बहुत पीछे ढकेल देगा और आपको फिर से स्टार्ट करना पड़ेगा, जो बहुत पेनफुल होने वाला है। ये हम अपने एक्सपीरियंसेस के बेसिस पे बोल रहे हैं। फिर अब हम जब रिव्यू ऑफ लिटरेचर पे आते हैं तो किस तरह की टेक्निक्स यूज करें। कई टेक्निक्स यूज किए जाते हैं रिव्यू ऑफ लिटरेचर के लिए। एक होता है स्किमिंग टेक्निक, मतलब नाम है कुछ जिसमें स्किमिंग एक नाम है, SKIMMING। ये जो है बेसिकली बहुत क्विक तरीका होता है खुद को फेमिलियराइज करने का किसी जर्नल से, किसी बुक से। मतलब आपने देखा होगा, हम लोग अक्सर ये करते हैं कि जब भी हम कोई बुक उठाते हैं तो हम उसका सबसे पहले बुक के को टाइटल देखकर उठाते हैं, उसके बाद कंटेंट चेक करते हैं कि उसमें क्या लिखा है, फिर जो है प्रीफेस देखते हैं कि उस प्रीफेस में क्या कहा गया है, अंदर क्या है, और लास्ट में थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन या कंक्लूजन देख लेते हैं ताकि उस बुक के बारे में कंप्लीट आइडिया मिल जाए। इसी तरह जर्नल्स के केस में जब हम जर्नल को उठाते हैं अपने टॉपिक के बेसिस पर, तो पहला काम जो करते हैं एब्स्ट्रैक्ट पढ़ते हैं कि ठीक है ये जर्नल या ये टॉपिक मेरे काम का तो है, लेकिन ये जो आर्टिकल है कंप्लीटली
कंप्लीट आर्टिकल, क्या ये मेरे रिसर्च इंटरेस्ट को सूट करता है। और इसके लिए पहला काम हम लोग क्या करते हैं, एब्स्ट्रैक्ट को पढ़ते हैं ताकि हम जान सकें वो आर्टिकल मेरे लिए कितना यूजफुल है। इस तरीके को स्किमिंग कहते हैं, जहां पर हम बहुत तेजी से एक पर्टिकुलर पेपर के साथ या एक पर्टिकुलर बुक के साथ खुद को फेमिलियराइज करने की कोशिश करते हैं कि हाँ हमें ये लेना भी चाहिए या नहीं लेना चाहिए। जब हम ऐसा कर लेते हैं, मतलब ये एक तरीका हुआ। दूसरा तरीका स्कैनिंग कहलाता है रिव्यू ऑफ लिटरेचर में। कई बार ऐसा हो सकता है कि आपने कुछ लिखा और आपको उसको विद इन इन्वर्टेड कॉमा कोट करना है। अब इन्वर्टेड कॉमा में कोट करने के लिए जरूरी है, मैम आपका कैमरा ऑफ हो गया है। नहीं, कैमरा मेरा ऑन है। हाँ, कैमरा तो मेरा ऑन दिख रहा है, इसलिए हमने पूछा भी था क्योंकि हम फिक्स नजर आ रहे थे कुछ खुद को। नो नो मैम, कैमरा आपका ऑन नहीं चल रहा। ऑफ है? अच्छा, हम देखते हैं। यस मैम। हो गया? दिख रहा है? हो गया। यस मैम, यस। ओके, ठीक, थैंक यू। हम लोग बात कर रहे थे कि कैसे कौन-कौन से तरीके होते हैं रिव्यू ऑफ लिटरेचर के, जिसमें हमने स्किमिंग डिस्कस किया। दूसरा तरीका स्कैनिंग की बात कर रहे थे हम लोग। स्कैनिंग बेसिकली बहुत क्विक तरीका होता है, स्किमिंग भी क्विक तरीका है, लेकिन स्कैनिंग में जनरली हम क्या करते हैं, एक आर्टिकल मान लीजिए हमने अपने लैपटॉप पे खोला हुआ है। अब हमें क्लाइमेट चेंज वर्ड चाहिए उसमें, या जेंडर एंड क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड कोई पर्टिकुलर पार्ट चाहिए जो कई पेजेस में है और हमें मिल नहीं रहा है। तो हम क्या करेंगे, वो टर्म सर्च पे जाकर टाइप करेंगे। जब वो टर्म टाइप करेंगे तो वो जहां जहां भी यूज हुआ होगा हमें तुरंत वो नजर आ जाएगा। तो ये तरीका स्कैनिंग कहलाता है, जहां हम बहुत तेजी से चीजों को देखने की कोशिश करते हैं। कई बार स्कैनिंग सिर्फ पेज नंबर नोट करने के लिए किया जाता है कि वो कौन सा पेज था जिससे हमने ये मटेरियल लिया। तो स्कैनिंग एक तरीका होता है रिव्यू ऑफ लिटरेचर में। फिर एक और तरीका है जो रीडिंग टू अंडरस्टैंड। ये सबसे इम्पोर्टेंट तरीका हो सकता है। हमने स्किमिंग कर लिया, फेमिलियराइज कर लिया खुद को बुक से या पेपर से। उसके बाद जब हमें अपने मतलब का कोई कुछ मिलता है, चाहे वो बुक हो या आर्टिकल हो, तो हम उसको पढ़ते हैं ताकि उसको समझ सकें। ये अगला तरीका है। और जब हम इसको पढ़ते हैं समझने के लिए, तो साइड बाय साइड हम फैक्ट्स को अंडरस्टैंड करने के साथ साथ उसको नोट भी करते चलते हैं अपने शब्दों में। तो बेसिकली ऑल द मेजर थीम्स जो हैं उस जगह पे उसको हम नोट करते हैं। मेजर फैक्ट्स, मेजर आर्ग्यूमेंट्स कैसे डेवलप किए गए हैं, इन सारी चीजों को हम लेकर कंक्लूजन क्या है इतना अपने शब्दों में नोट करते हैं, ना कि उसको एज इट इज नोट करते हैं। तरीका सही ये होना चाहिए कि आप उसको अपने शब्दों में नोट करें। अगर आपको लगता है कि आपको एज इट इज नोट करना है उतने पार्ट को, तो आप वो बेसिक मतलब बिल्कुल कर सकते हैं। लेकिन जब आप उसको लिखने जाएंगे तो आपको अपने शब्दों में ही लिखना चाहिए, अदरवाइज आप प्लेजियरिज्म में फंस सकते हैं, जो कि आजकल बहुत ज्यादा इसको लेकर अवेयरनेस आ गई है। तो आपको उससे बचने के लिए एक काम तो ये करना चाहिए कि आप अपने शब्दों में लिखें। दूसरा काम ये करें कि आप लगातार रेफरेंसिंग करते जाएं, ताकि आपने जो लिखा है उसको आप वहां पर जो है रेफरेंस के साथ मौजूद हो, ताकि आप चीटिंग की है आपने कहीं से ऐसा ना हो। तो रीडिंग टू अंडरस्टैंड एक तरीका हुआ जहां पर हम बेसिकली नोट्स लेते चलते हैं लगातार और चीजों को आगे बढ़ाते हैं। एक और तरीका होता है पढ़ने का किसी बुक को, वर्ड बाय वर्ड रीडिंग। मतलब एक एक शब्द को हम पढ़ते हैं और उसको समझने की कोशिश करते हैं। अगर आपके पास इतना टाइम है तब तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो वर्ड बाय वर्ड रीडिंग वैसे भी रिक्वायर्ड नहीं होती है। बेसिकली हमको लिखा क्या है, उसमें कंटेंट क्या है, उसका इंटेंट क्या है, ये सारी चीजें देखनी होती है। तो वर्ड बाय वर्ड रीडिंग, वर्ड बाय वर्ड रीडिंग काफी रेयर टाइप का होता है, लेकिन कई लोग इसको भी कर सकते हैं। फिर रीडिंग फॉर प्लेजर, मतलब आपको पढ़ने में मजा आ रहा है इसलिए आप किसी चीज को पढ़ते हैं। और सच में पता नहीं अक्सर ये नहीं होता है, लेकिन अगर आप सीरियसली एंटर करें
किसी टॉपिक में, तो आपको पढ़ने में वाकई मजा आता है, क्योंकि आप जानना चाहते हैं। नॉलेज जो है, अभी कुछ दिन पहले ही हमने ये बात कही, किसी से कही है कि जब आप पढ़ना शुरू करते हैं किसी टॉपिक को और जानने लगते हैं, वहां पर आप रुकना नहीं चाहते, क्योंकि खजाना है भरा पड़ा, और ये मुश्किल भी होता है कि उस खजाने में से क्या लेना और कितना लेना। लेकिन ज्यादा से ज्यादा जानना ये बहुत एक प्लेजर वाली बात होती है, आपको खुशी मिलती है ऐसा करके। तो अगर आप में से कोई ऐसा है जो कि पढ़कर खुशी पाता है, तो वो बहुत अच्छा रिसर्च कर सकता है, इस बात की हम गारंटी दे सकते हैं। अब जो है बात हमने की थी, ये स्किमिंग हुआ, स्कैनिंग हुआ, वर्ड बाय वर्ड रीडिंग हुई, या रीडिंग फॉर प्लेजर हुआ, या फिर रीडिंग टू अंडरस्टैंड हुआ। इन सारे तरीकों के बाद जो टेक्निक्स हैं रिव्यू ऑफ लिटरेचर के, इनके बाद अगर हम देखें तो अल्टीमेट एम क्या होता है इसका अल्टीमेट एम होता है नोट्स लेना, यानी रेलेवेंट मटेरियल कलेक्ट करना आपके रिसर्च से रिलेटेड। ऐसा क्यों जरूरी है, क्यों हमें नोट्स लेते चलना चाहिए, क्यों पढ़कर चीजों को छोड़ नहीं देना चाहिए? पहली बात, आपका टाइम बचता है। अगर आप लगातार नोट्स लेते जा रहे हैं रेफरेंस के साथ, विदाउट रेफरेंस नोट्स का कोई मतलब नहीं है, आपका उतना ही टाइम बर्बाद होगा और आपका रिसर्च वर्क काफी पीछे चला जाएगा। तो आपको ये बताने में, जब आप नोट्स लेते हैं तो आपको चीजों को याद रखना आसान हो जाता है आपके लिए, क्योंकि आपके पास वो ऑलरेडी नोट्स में अवेलेबल है। आपको जब चाहिए आप पलटिए और वो आपके पास मौजूद होगा। दूसरा कारण ये होता है कि एक परमानेंट रिकॉर्ड आपके पास मौजूद हो उस टॉपिक से रिलेटेड, और जब आप नोट्स लेते हैं तो ये रिकॉर्ड आपके पास मौजूद होता है। और मेरा ये सीरियसली मानना है कि पीएचडी 1 साल से ज्यादा का काम नहीं है, लेकिन ऐसा तब होता है। हम अपने स्टूडेंट्स से, रिसर्च स्कॉलर्स से ये बात अक्सर कहते रहते हैं कि रिसर्च जो है सिर्फ 1 साल का काम है, लेकिन ये 1 साल ऐसा होना चाहिए जहां पर आप ज्यादा से ज्यादा 3 से 4 दिन के लिए रिसर्च से दूर रहें। अगर आपने इससे ज्यादा की डिस्टेंसिंग की रिसर्च से, 1 वीक के लिए या 10 दिन के लिए आप अपने रिसर्च से दूर हो गए, अपनी पढ़ाई से दूर हो गए, तो आपको फिर से स्टार्ट करने की जरूरत पड़ती है। तो अगर आप चाहें 1 साल में रिसर्च कर सकते हैं, बट ऐसा रिस्क लीजिएगा मत, क्योंकि इतना आसान नहीं होता कि आपको 1 साल कॉन्सेंट्रेटेड वे में मिल जाए। और आप, हालांकि सबसे इफेक्टिव तरीका ये मेरा अनुभव कहता है कि यही होता है जब आप पूरी तरह से एक टॉपिक में डूबे होते हैं, इनफैक्ट तैर रहे होते हैं उस टॉपिक में, और उस समय चीजों को लिखना बहुत आसान होता है और चीजों को समझना भी। तो आप पर डिपेंड करता है आप क्या करेंगे, लेकिन बहुत तेजी से करते जाना चाहिए। और अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो एटलीस्ट रेगुलर कांटेक्ट मेंटेन रखिए अपने रिसर्च टॉपिक के साथ। फिर जब आप मटेरियल लेते हैं तो कहीं ना कहीं आपको वो प्लानिंग में हेल्प करता है। नोट्स जब आप लेते चलते हैं तो आप अपने रिसर्च को प्लान कर सकते हैं। जिन हम सजेस्ट करेंगे, जब भी आप नोट्स लेने जाएं तो आप वहां पर हेडिंग वाइज नोट्स लेते चलें, तो इससे आपको उस नोट्स में भी, क्योंकि अगर आप रिव्यू ऑफ लिटरेचर लगातार करते जा रहे हैं तो इसका मतलब है आपके पास काफी मटेरियल इकट्ठा हो चुका होगा। तो उस मटेरियल को भी पूरा पढ़ने की बजाय आपको मतलब इतना टाइम ना देना पड़े, इसके लिए जरूरी है कि आप डिफरेंट हेडिंग्स में अपने रिव्यू ऑफ लिटरेचर को डिवाइड कर लीजिए। जैसा हमने कहा भी था कि हेडिंग वाइज आपको लिखना चाहिए, ना कि बुक वाइज, जर्नल वाइज। तो आपको मदद होती है किस को आपको कहाँ ले जाना है और कब आपको उसको कैसे यूज करना है। तो न केवल मटेरियल को रिकॉर्ड करना होता है नोट्स लेना, बल्कि आपके लॉन्ग टर्म प्लानिंग रिसर्च की कैसे होगी वो इसको भी बताने में आपकी हेल्प करता है। मटेरियल कहाँ फिट इन कर सकते हैं आप, कैसे उसको उलट फेर कर सकते हैं, ये नोट्स इन सारी चीजों को आसान बनाता है। प्लस आपको कॉन्सेंट्रेट करने में मदद करता है आपका जो नोट्स होता है। तो ये सारी चीजें काफी बेनिफिशियल होती है और इसलिए आपको लगातार नोट्स लेते रहना चाहिए। और अगर आप नोट्स लेने में फेल होते हैं, जो तरीका है रिकॉर्ड करने में वो आप फेल करते हैं, तो आप इस बात के लिए तैयार रहिए कि आपका रिसर्च
प्लान जो है कंप्लीटली कोलैप्स हो सकता है और आप हो सकता है कि उस पोजीशन में ही ना हो। आप मान के चल रहे हैं कि रिसर्च जो है 5 साल सरकार पैसा दे रही है, छठे साल में हम उठाएंगे उसको और उसके बाद वाइंड अप करने की कोशिश करेंगे, तो मेरी ये बात सुन लीजिए, आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, क्योंकि आपका रिसर्च कॉपी एंड पेस्ट तरीके से तो हो सकता है, लेकिन ऐसा वर्क नहीं हो सकता जिस पर आपको कभी प्राउड फील हो। तो रिसर्च टाइम रिसर्च में जाना चाहिए, ये मेरा अपील होगा रिव्यू ऑफ लिटरेचर के अलावा। तो जब आप रिव्यू ऑफ लिटरेचर, डूइंग अ लिटरेचर ऑफ रिव्यू अगर हम देखें, कई चीजें हम लोगों ने डिस्कस की है, काफी सिस्टमैटिक होना चाहिए और जो तरीका आप जब भी रिव्यू करते हैं तो ये कोशिश कीजिए कि वो कंप्लीट रिव्यू हो, मतलब ऐसा ना हो कि आपको फिर से उस पर वापस जाना पड़े। तो एज कंप्लीट एज पॉसिबल रिव्यू आपका होना चाहिए, यानी एज कंप्लीट एज नहीं, सिर्फ नहीं बल्कि एज एक्यूरेट एज पॉसिबल ये होना चाहिए, ताकि आपने एक बार जिस बुक को उठाया या एक बार जिस जर्नल को उठाया फिर आपको उस तक वापस जाने की जरूरत ना पड़े। और इसके लिए जरूरी है कि यहाँ पर रेफरेंसिंग फिर से बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, अदरवाइज आप उस जर्नल को ढूंढते रह जाएंगे और वो आपको मिलेगा नहीं, हो सकता है क्योंकि कुछ सालों बाद जरूरी नहीं है सेम मटेरियल आपको मिल जाए। तो एज कंप्लीट एज पॉसिबल एंड एज एक्यूरेट एज पॉसिबल ये आपका रिव्यू ऑफ लिटरेचर में होना चाहिए। अब नोट्स को कैसे लें, क्या तरीका होना चाहिए, रेफरेंसिंग बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, बट आप नोट्स कैसे लेंगे ये कंप्लीटली आप पर डिपेंड करता है। रिव्यू ऑफ लिटरेचर को आप लिखेंगे कैसे, इसका कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, बट सही तरीका यही माना जाता है कि रिव्यू ऑफ लिटरेचर डिफरेंट टॉपिक्स पे हो, हेडिंग वाइज हो और एक दूसरे से कनेक्ट करता हुआ हो। ऐसा नहीं कि अभी आपको लगे कि आपने आम की बात की है, सडनली आप इमली की बात करने लग जाएं, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर आप आम की बात कर रहे हैं तो आम पर ही आप आगे बढ़िए, उसके डिफरेंट एस्पेक्ट को लेकर। मतलब कहने का ये कि रिव्यू ऑफ लिटरेचर जब आप लिख रहे होते हैं, तरीका आप अपना अपनाइए, लेकिन होना वो कनेक्टेड चाहिए, एक दूसरे से सारी हेडिंग्स कनेक्टेड हो, एक दूसरे से जुड़ी हुई हो, इवॉल्व करता हुआ हो और फाइनली आप अपने आर्ग्यूमेंट्स के साथ उसको जस्टिफाई करने की कोशिश करेंगे अपने रिसर्च टॉपिक को रिव्यू ऑफ लिटरेचर के एंड में जाकर। तो बेसिकली आपको बहुत सिस्टमैटिक रहने की जरूरत है और अप्रोप्रिएट डेटा कलेक्ट करने की जरूरत है। मतलब डेटा आपने कलेक्ट कर लिया तो कैसा डेटा होगा, कुछ भी मत कलेक्ट कीजिए, वो कलेक्ट कीजिए जो आपको लग रहा है कि आपके रिसर्च टॉपिक के लिए सही है, यानी अप्रोप्रिएट मटेरियल कलेक्ट होना जरूरी है। अदरवाइज फिर से आप रिव्यू ऑफ लिटरेचर करने के बाद, नोट्स लेने के बाद एक और राउंड आपको लगेगा उन नोट्स को क्लीन अप करने में। तो इसलिए जरूरी है कि आप फोकस्ड वे में उन मटेरियल को लीजिए जो आपके वर्क से रिलेटेड हैं और जरूरी भी हैं। और जब आप रिव्यू ऑफ लिटरेचर इस तरह से करते हैं और नोट लेते हैं, एक और बात जो हम यहाँ पे शेयर करना चाहेंगे, जब आप रिव्यू ऑफ लिटरेचर करते हैं तो उसका मतलब सिंपली कलेक्शन ऑफ मटेरियल नहीं होता है कि आपने डिफरेंट चीजों को देखा, वहां से मटेरियल कलेक्ट किया, रेफरेंसिंग की और जो है जब आप रिव्यू ऑफ लिटरेचर करने जाएंगे आप उसको अरेंज कर देंगे। ऐसा नहीं होता है। आपको जब भी आप रिव्यू ऑफ लिटरेचर करें तो जो वहां पर मेंशन फैक्ट्स हैं, जब आप लिखने जाएं उसको रिव्यू ऑफ लिटरेचर को, उनके बीच में कनेक्शन एस्टैब्लिश करना बहुत जरूरी है। आपका अपना आर्ग्यूमेंट डेवलप करना बहुत जरूरी है। और अगर आप मतलब नॉलेज गैप, मतलब उस पर्टिकुलर रिव्यू ऑफ लिटरेचर में जो भी आपका टॉपिक है, अगर आपने बहुत सारे मटेरियल्स पढ़ लिए हैं, बहुत सारी चीजें जान रहे हैं आप, तो आप आइडेंटिफाई करने में केपेबल होते हैं कि क्या गैप है इस पर्टिकुलर एरिया में। तो एक और क्रिटिकली एनालाइज करते चलना, लिंक एस्टैब्लिश करते चलना, आर्ग्यूमेंट डेवलप करना और इन सबके बीच कनेक्शन एस्टैब्लिश करना, नॉलेज गैप आइडेंटिफाई करना उस पर्टिकुलर एरिया में, ये भी आपको साथ साथ करते जाने की जरूरत है। और कहीं आप
इंटरडिसिप्लिनरी कोई वर्क कर रहे हैं या ट्रांसडिसिप्लिनरी, आजकल तो ट्रांसडिसिप्लिनरी का जमाना है, तो जब आप इंटरडिसिप्लिनरी वर्क कर रहे हैं तो आप ऐसा मत कीजिए कि क्लाइमेट चेंज एंड जेंडर में सोशियोलॉजी ये कह रहा है, क्लाइमेट चेंज एंड जेंडर में साइकोलॉजी ये कह रहा है, या क्लाइमेट चेंज एंड जेंडर में साइंस ये कहता है। ऐसा नहीं होना चाहिए। जब आप इंटरडिसिप्लिनरी सब्जेक्ट कोई लेते हैं, जैसे कि क्लाइमेट चेंज जिसको हम डिफरेंट एस्पेक्ट से अप्रोच कर सकते हैं, तो आपका जो काम होना चाहिए अक्रॉस द डिसिप्लिन, आपको लिंक एस्टैब्लिश करना चाहिए कि कैसे क्लाइमेट चेंज एक ऐसा टॉपिक है जो ग्लोबली इंपॉर्टेंट है, साइंस के लिए भी, ह्यूमैनिटीज के लिए भी, जेंडर के लिए भी और सबके लिए। तो एक लिंक एस्टैब्लिश करना और कैसे इसके साथ आगे बढ़ा जा सकता है आपके अपने एरिया में, ये आइडेंटिफाई करना भी रिव्यू ऑफ लिटरेचर का एक इम्पॉर्टेंट काम होता है। बेसिकली आर्ग्यूमेंट्स को बिल्ड करने में, उसकी अंडरपिनिंग में, कॉन्टेक्सचुअलाइज करने में, थ्योरेटिकल बैकग्राउंड आपको नोन करवाने में, मतलब थ्योरेटिकल बैकग्राउंड से फेमिलियराइज करने में आपको रिव्यू ऑफ लिटरेचर बहुत ज्यादा हेल्पफुल होता है। तो पूरे थीसिस की अगर हम कहें तो जान होता है रिव्यू ऑफ लिटरेचर जो है, क्योंकि शुरू से लेकर अंत तक जब आप कंक्लूड कर रहे हैं तब भी आप ये आर्ग्यूमेंट्स रिव्यू ऑफ लिटरेचर से ले सकते हैं कि अभी तक ये ऐसा हुआ, लेकिन आपके लिटरेचर मतलब स्टडी में आपको नया ये मिला और यहाँ से आपने इस एरिया में इतना काम किया और ये एरिया अभी भी बाकी है जहां पर रिसर्च हो सकता है। ये आइडेंटिफाई करना भी आपके रिसर्च का काम होना चाहिए, यानी एरियाज आइडेंटिफाई करना और फ्यूचर वर्क, ये जो है आपके रिसर्च का एक पार्ट होना चाहिए। अब आप कितना करते हैं जनरली हमने नहीं देखा करते हुए, बट ऐसा होना चाहिए कि आप यहाँ पर आपने यहाँ तक किया, नॉलेज अभी तक यहाँ तक था, आपने इसको ऐड किया और इस पर्टिकुलर डायमेंशन में किया, लेकिन अभी भी इतने नॉलेज गैप बाकी है, तो फ्यूचर रिसर्चेस इस एरिया में हो सकते हैं। तो कुल मिलाकर रिव्यू ऑफ लिटरेचर को हम, जैसा हमने कहा, पूरी थीसिस की आपकी जान होती है, क्योंकि आपको शुरुआत से लेकर, इंट्रोडक्शन से लेकर कंक्लूजन तक रिव्यू ऑफ लिटरेचर की जरूरत पड़ती है, ना कि सिर्फ रिव्यू ऑफ लिटरेचर वाले चैप्टर में। फिर अब जो है रिव्यू ऑफ लिटरेचर, हमने तरीके देख लिए, क्यों जरूरी है, नोट्स कैसे लें, ये सब देखने के बाद शायद इसको पहले ही होना चाहिए कि आप फोकस किन एरियाज पर करें। जब आप रिव्यू ऑफ लिटरेचर करने जा रहे हैं तो वो कौन सा एरिया है जो आपको जानना चाहिए। तो रिव्यू ऑफ लिटरेचर बेसिकली 4 डायरेक्शंस में फोकस करना चाहिए, यानी 4 दिशाओं में आप अपने लिटरेचर को ढूंढ सकते हैं जब आप रिव्यू करने की कोशिश कर रहे होते हैं। पहला तो है रिसर्च थ्योरी एंड फिलॉसफी, मतलब बेसिकली आप थ्योरेटिकली चीजों को देखने की कोशिश करते हैं अपने टॉपिक से रिलेटेड। रिसर्च में आप सब लोग जानते हैं कि कोई थ्योरेटिकल बैकग्राउंड का होना जरूरी है, अदरवाइज आप खो जाते हैं उस रिसर्च में, क्योंकि आपको पता नहीं होता। अगर आप डिफरेंट एंगल से रिसर्च करने लगेंगे तो आप बहुत उलझ जाएंगे उस रिसर्च में, क्योंकि आपको क्लैरिटी नहीं मिलेगी। और इसलिए जरूरी होता है कि पहला काम आप करें, आप आइडेंटिफाई करें उस थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव को जिसको लेकर आप आगे बढ़ना चाहते हैं। जैसे कि जेंडर एंड क्लाइमेट चेंज की हमने बात की है, तो जब हम जेंडर एंड क्लाइमेट चेंज की बात करते हैं तो जो थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव हमारा होना चाहिए वो फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव होना चाहिए, ताकि हम जेंडर क्लाइमेट चेंज को फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव से देखने की कोशिश करें और उसी तक सीमित रहें। यानी हम उस जो पूरा समुद्र है रिसर्च मटेरियल्स का या नॉलेज का, उसमें खो न जाए, उसमें डूब न जाए। तो इसके लिए जरूरी होता है कि आप थ्योरेटिकल बैकग्राउंड को आइडेंटिफाई करें और इसके लिए रिव्यू ऑफ लिटरेचर करें, मतलब स्टडीज करें कि कहाँ से आपको कौन बैकग्राउंड सूट करता है। जैसे विमेन इन पंचायती राज पे अगर आप करना चाहते हैं तो फेमिनिस्ट थ्योरी ऑफ पावर, ये आपका थ्योरेटिकल बैकग्राउंड होना चाहिए, क्योंकि पावर की जो थ्योरी है वो फेमिनिस्ट के लिए अलग होती है और डोमिनेंट पर्सपेक्टिव के लिए अलग होती है। तो फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव ऑन पावर वहां पर लेना जरूरी होता है, क्योंकि जब हम इसको लेते हैं तो कैसे पंचायती राज में विमेन
जो है वो बेसिकली ये पर्सपेक्टिव ये कहता है कि कैसे चेंज आ सकता है, कैसे एम्पावरमेंट आ सकता है। तो आपको जो करना है वो आइडेंटिफाई करना है कि आपको किस तरह से का थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव होना चाहिए, और अगर पॉसिबल है तो आप वहां भी आर्ग्यू कीजिए कि आप इस थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव को क्यों चूज कर रहे हैं। मतलब पूरा जस्टिफाई कीजिए आर्गुमेंट के बेसिस पर कि आपको ये लेने की जरूरत क्यों पड़ी। लेकिन यहाँ पर ये ध्यान रखिए कि जब आप आर्ग्यू कर रहे हैं तो किसी भी टॉपिक से रिलेटेड थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव को मत लीजिए, उन्हीं पर्सपेक्टिव्स को लीजिए जो आपके रिसर्च के लिए रेलेवेंट हैं, और वहां पर आर्ग्यूमेंट डेवलप कीजिए कि क्यों आप इस पर्टिकुलर पर्सपेक्टिव को ले रहे हैं। तो ये पहला डायमेंशन या पहला डायरेक्शन हुआ जहां पर आपको मटेरियल देखना चाहिए रिव्यू ऑफ लिटरेचर करते समय। दूसरा डायरेक्शन ये होना चाहिए कि आप पूरा इवोल्यूशन जो हम लोगों ने बात की, हिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट पर आप फोकस करें। यानी जो टॉपिक आपने लिया हुआ है रिसर्च का, वो कहाँ से ओरिजिन होता है, कैसे आगे बढ़ता है, कैसे उसमें नया एडिशन होता है, और आज की डेट पर उसकी क्या पोजीशन है। दूसरा डायरेक्शन आपका ये होना चाहिए, यानी कंप्लीट आपको उसके बारे में पता होना चाहिए, राइट फ्रॉम द सोर्स ऑफ ओरिजिन टू मतलब आज की डेट टिल डेट सारा इंफॉर्मेशन आपके पास होना चाहिए। उसके अलावा अगला डायरेक्शन जो है मतलब हिस्टोरिकल डेवलपमेंट देखा, और आज की डेट पे जब आप जानना चाहेंगे कि उसमें क्या हो रहा है आज की डेट पे, तो तीसरा डायरेक्शन यहाँ पर आता है, यानी उस पर्टिकुलर फील्ड में क्या लेटेस्ट डेवलपमेंट्स हैं, आपको ये भी रिव्यू करना चाहिए। मतलब हर रोज आज के दिन में हम देख रहे हैं नए काम हो रहे हैं, नॉलेज जनरेशन बहुत तेजी से चल रहा है, और इसीलिए आपको अपने टॉपिक से रिलेटेड लेटेस्ट जो भी है उससे फेमिलियर होना चाहिए, और उस पर रिव्यू आपको करते चलना चाहिए कंटिन्यूअसली। तो ये तीसरा डायरेक्शन है जहां पर आपको फोकस करना चाहिए। और चौथा डायरेक्शन मेथड्स होगा, यानी जब आप रिव्यू कर रहे होते हैं तो ये देखिए कि जो इस टॉपिक को आपने लिया है उस टॉपिक को स्टडी करने के लिए किस तरह की मेथोडोलॉजी यूज की गई है, कैसे रिसर्च टूल्स या टेक्निक्स यूज किए गए हैं, कौन से मेथड को लिया गया है, क्वालिटेटिव है, क्वांटिटेटिव है, मिक्स मेथड अप्रोच है। जब आप इन सारे पर्सपेक्टिव को ध्यान में रखते हुए, यानी थ्योरीज कौन से होने चाहिए, हिस्टोरिकल डेवलपमेंट क्या था, लेटेस्ट क्या है उस फील्ड में, और कैसे टेक्निक्स यूज किए गए हैं, मेथोडोलॉजी किस तरह की यूज की गई है, जब ये सारा कुछ आप देखते हैं तो आप पूरी तरह से उस टॉपिक के बारे में आपसे ज्यादा और किसी को पता नहीं होता। तो ये रिव्यू ऑफ लिटरेचर करने का, लिटरेचर को रिव्यू करने का करेक्ट तरीका होता है। और इतना ही नहीं, जब आप रिव्यू करते हैं तो आपके दिमाग में जब आप काफी पढ़ लेते हैं तो ऐसा होता है उस टॉपिक के बारे में आपके दिमाग में अपने आइडियाज आने शुरू हो जाते हैं कि यहाँ पर ये बात सही नहीं है, ये ऐसे होना चाहिए। तो आप जो है वहां पर आप उसको तुरंत नोट कीजिए आपने जो सोचा, और उसको डेवलप कीजिए बाद में जाकर जब आप अपने काम को लिखने की कोशिश कर रहे हैं या रिपोर्ट राइटिंग में। तो रिव्यू ऑफ लिटरेचर जो है न केवल आपको फेमिलियराइज करता है बल्कि आपके इनसाइट डेवलप करता है, और जब भी ये इनसाइट डेवलप हो जाता है तो आप उस टॉपिक पे फिर उस टॉपिक को कहीं भी ले जा सकते हैं अपनी मर्जी के हिसाब से। तो इस तरह का रिव्यू ऑफ लिटरेचर होना चाहिए। जो आपने लिटरेचर रिव्यू किया है उसमें पॉइंट्स ऑफ कंसेंसस क्या हैं, ये भी आपको नोट करते जाना चाहिए। उसमें पॉइंट्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट क्या हैं, ये भी आपको नोट करते जाना चाहिए। वो कौन से पॉइंट हैं जहां पर ग्रे एरिया हम जिसको कहें, यानी अनसर्टेनिटीज हैं जहां पर, उन पॉइंट्स को भी आपको नोट करते जाना चाहिए। यानी पॉइंट्स ऑफ कंसेंसस, पॉइंट्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट एंड ग्रे एरियाज, यानी अनसर्टेनिटीज उस फील्ड में कहाँ पर है, ये सारा कुछ आपको आइडेंटिफाई साथ साथ करते जाना चाहिए। ये तुरंत नहीं होगा। आज अगर आप रिसर्च करने बैठेंगे और कल आप सोचेंगे कि आप एरियाज ऑफ कंसेंसस या कॉन्फ्लिक्ट या अनसर्टेनिटी को आइडेंटिफाई कर लें, तो ऐसा नहीं होगा। लेकिन जब आप लगातार 2 साल 3 साल वर्क कर रहे हैं और अपने सब्जेक्ट से ऑफ नहीं हो रहे हैं,
तो आप ऐसा करने एरियाज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, कंसेंसस एंड अनसर्टेनिटीज आप आइडेंटिफाई करने की पोजीशन में आ जाते हैं। मेरे ख्याल से हम बहुत टाइम ले रहे हैं, घड़ी में दिखाई दे रहा है 49 यानी 10 मिनट का टाइम बच रहा है, यानी क्वेश्चन के लिए बहुत टाइम नहीं बचेगा, तो हम क्विकली वाइंड अप कर रहे हैं। रिव्यू ऑफ लिटरेचर जो है बेसिकली जो है आपको इन सारी चीजों को ध्यान रखना चाहिए। चेकलिस्ट जो आपके पास होना चाहिए वो ये होना चाहिए कि रिव्यू ऑफ लिटरेचर जब आप कर रहे हैं तो क्रिटिकली असेस करें चीजों को ताकि लिंक्स एस्टैब्लिश कर सकें। इम्पोर्टेंट इश्यूज को आप इंट्रोड्यूस करने के पोजीशन में हो जब आप रिव्यू कर रहे हैं, इस बात का ध्यान रखिए। फिर जनरल थ्योरेटिकल बैकग्राउंड जो है आप उससे परिचित हो सके, इस बात का ध्यान रखिए। इंटरडिसिप्लिनरी लिंकेजेस एस्टैब्लिश कर सके, इस बात का ध्यान रखिए। और प्रीवियस रिसर्च ने किस तरह से आगे बढ़े हैं उस बात को ध्यान रखिए। और नंबर ऑफ रेफरेंसेस की अगर हम बात करें, जो सवाल मेरे स्टूडेंट्स अक्सर करते हैं और इससे मेरे दिमाग में गया कि मैडम कितना रखें रिव्यू ऑफ लिटरेचर, कोई नंबर नहीं है, ये कंप्लीटली आप पर डिपेंड करता है और आपके टॉपिक पर डिपेंड करता है कि आपको कितना मटेरियल मिल रहा है उस पर और कितना लॉजिकली आप उसको यूज कर रहे हैं। और अगर कोई ऐसा टॉपिक आपने ले लिया है जिसमें मटेरियल्स की भरमार है तो आपको वहां पर आइडेंटिफाई करके, स्पेसिफाई करके उस टॉपिक को छोटा करने की जरूरत है ताकि आप उस पर फोकस कर सके। तो इसके साथ हम वाइंड अप करेंगे ताकि आप लोग चीजों को क्वेश्चन आंसर को ले सकें। थैंक यू। थैंक यू मैम। मैं अब डॉक्टर क्रांति और डॉक्टर राघवेंद्र नारायण को इनवाइट करती हूँ कि क्वेश्चन आंसर सेशन शुरू करें। थैंक यू विनीता जी। आवाज आ रही है मेरी? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। मैम क्वेश्चन है जिसमें लिखा गया है कि क्या रिव्यू आउट ऑफ इंडिया भी प्रेफर कर सकते हैं? शिल्पी गुप्ता का ये बताइए। मैम शिल्पी गुप्ता का ये क्वेश्चन है कि रिव्यू आउट ऑफ इंडिया से भी कर सकते हैं? शिल्पी आपका क्वेश्चन जो है काफी पर्टिनेंट है। उसका रीजन ये है कि इसमें हमको ये दिखाई दे रहा है कि बहुत बड़ा ब्लंडर होगा अगर हम आप रिव्यू को सिर्फ इंडिया में करें, क्योंकि जब आप रिव्यू ऑफ लिटरेचर करते हैं तो वो ग्लोबली होना चाहिए, उस फील्ड में क्या क्या काम हुआ है। नॉलेज को आप लिमिट मत कीजिए और जहां से भी आपको मिल रहा है आप उसको आइडेंटिफाई कीजिए। ऐसा आप कर सकती हैं कि इंटरनेशनली आप ट्रेडिंग अलग कर लें, लेकिन फिर आपको आपके रिव्यू का तरीका बदल जाएगा। वहां पर एक नेशनल उसमें करें, दूसरा इंटरनेशनल में करें, बट ज्यादा अच्छा ये होगा कि आप हेडिंग वाइज चलें और उसमें नेशनल इंटरनेशनल दोनों को लेते चलें। तो हाँ, जब आप रिव्यू ऑफ लिटरेचर करते हैं तो वहां पर इस तरह के एटीट्यूड से बचना चाहिए कि हम इसको लेंगे इसको नहीं लेंगे। आपको ग्लोबली चीजों को देखना है। वैसे भी आज हम ग्लोबल विलेज के पार्ट है, तो किसी को छोड़ना किसी को लेना ये सही नहीं है। इंडिया पर स्टडी सिर्फ इंडिया पे फोकस नहीं होना चाहिए, उसको आप कनेक्ट कीजिए ग्लोबली। ओके मैम। मेरे ख्याल से दूसरा क्वेश्चन सविता जी का है जो कह रही है क्या न्यूज़पेपर को एज अ रेफरेंस यूज कर सकते हैं? कर सकते हैं। स्टैंडर्ड न्यूज़पेपर होना चाहिए आज तक, और उसको भी कर सकते हैं कई मामलों में। मान लीजिए जैसे कोई पेपर आप लिख रही हैं और उसको, जैसे हमने कोरोना पीरियड पर एक पेपर सबमिट किया हुआ है जिसमें जिस दिन हम पेपर भेजने जा रहे हैं उसी दिन मॉर्निंग में न्यूज़पेपर में एक न्यूज आया कि साइबर क्राइम कितना बढ़ा हुआ है। हमने तुरंत उस पार्ट को लिया और न्यूज़पेपर को कोट कर दिया। जनरली आप अवॉइड कीजिए, क्योंकि जो इस टाइप के हिंदी न्यूज़पेपर स्पेशली हो रहे हैं वहां पर से चीजों को लेना बहुत सही आइडिया तो नहीं है। लेकिन अगर कुछ स्पेसिफिक मिलता है, जैसे कोई डेटा मिल रहा है आपको ग्लोबल, या कुछ लेटेस्ट आपको इंफॉर्मेशन मिल रही है, तो आप ले सकते हैं। इकोनॉमिक के फील्ड में बहुत सारे न्यूज़पेपर्स बहुत अच्छा देते हैं डेटा, इकोनॉमिक टाइम्स वगैरह हो गया है, तो आपके टॉपिक पे डिपेंड करता है, ले सकते हैं, बट क्वालिटी का न्यूज़पेपर रखिएगा। थैंक यू मैम। नेक्स्ट क्वेश्चन साधना जी का है जो पूछ रही है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बिब्लियोग्राफी एंड रेफरेंसेस?
बिब्लियोग्राफी एंड रेफरेंसेस के बीच में डिफरेंस, बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपने किया ये। जब हम रेफरेंस वर्ड यूज करते हैं तो उन आर्टिकल्स, उन बुक्स के लिए करते हैं जिसको हमने रेफर किया है। ये आइडिया रेफरेंसिंग भी हो सकता है, यानी हमने कुछ मतलब उस पर्टिकुलर जर्नल से, उस पर्टिकुलर आर्टिकल से कुछ भी नहीं लिया, लेकिन कहीं ना कहीं हमने उसके आइडिया को यूज किया है, तो अपने शब्दों में कंप्लीटली किया है, तो हमको वहां पर भी रेफरेंस देने की जरूरत होती है। तो रेफरेंस जब भी हम देते हैं उन्हीं चीजों का देते हैं जिनको हम रेफर कर रहे हैं अपने चैप्टर में। बिब्लियोग्राफी वो होता है जो हमने पढ़ा हुआ है, मतलब उस टॉपिक से रिलेटेड जो भी हम पढ़े हैं उसको हम बिब्लियोग्राफी में डाल सकते हैं, लेकिन रेफर हमने अपने चैप्टर में जिनको किया है वो हमारा रेफरेंस होगा। अगर हम रेफर नहीं कर रहे हैं लेकिन हमने उसको पढ़ा है तो वो बिब्लियोग्राफी का पार्ट होगा। Am I clear? ओके मैम। राघवेंद्र सर, नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए। There is from Musarraf Ali. Okay. Is Sci-Hub legal? Can I write citation and reference from any research paper taken from Sci-Hub? Sci-Hub लीगल तो नहीं है, और Sci-Hub की जो ओनर है उनके अगेंस्ट बहुत ढेर सारे वो चल रहे हैं, मतलब लीगल मामले उनके अगेंस्ट बहुत सारे जो जर्नल्स वाले हैं, क्योंकि उसने क्या किया है, एक लेडी है और इंटरनेट की दुनिया में 10 पावरफुल पर्सनालिटी में से मानी जाती है वो लेडी। उसने ये कहा है कि, और कहीं ना कहीं उसकी लॉजिक को से हम कन्विंस्ड हैं, उसका ये कहना है कि मेजर जो रिसर्चेस होते हैं जितने भी, वो पब्लिकली फंडेड रिसर्चेस होते हैं, इसलिए आप उसके एक्सेस को डिनाई नहीं कर सकते। मतलब अगर हम कोई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फंडिंग कर रही है मेरे रिसर्च को, हम उसको ये कहें कि आप मेरे रिसर्च को यूज करेंगे तो आपको इतना पे करना पड़ेगा, ये सही नहीं है। और इसी लॉजिक के साथ उसने Sci-Hub में पूरे उसको डाल दिया है। तो जब आप Sci-Hub को यूज कर रहे होते हैं तो बेसिक ऑफ कोर्स आप उसको मेंशन कर सकते हैं, यानी किस डेट पर, ये हमने आपको वहां पर नहीं बताया था, मेरे दिमाग से निकल गया था। रेफरेंसिंग जब आप कर रहे होते हैं तो साइट मेंशन करना बहुत जरूरी होता है, प्लस उस डेट को, जिस डेट को आपने एक्सेस किया था वो डेट प्लस साइट, उसके अलावा बाकी इंफॉर्मेशन जो है वो सब मेंशन करना जरूरी होता है। और Sci-Hub की बात अगर कहें, ठीक है बहुत सारे लीगल सूट्स उस लेडी के अगेंस्ट चल रहे हैं, बट इसमें कोई नुकसान नहीं है अगर हम Sci-Hub को मेंशन करना चाहें। अगर आप फिर भी सेफ चलना चाहते हैं तो आप ये कर सकते हैं कि वहां से आर्टिकल लीजिए, जर्नल का नाम लीजिए, वॉल्यूम नंबर लीजिए, नेम ऑफ द आर्टिकल लीजिए, नेम ऑफ द ऑथर लीजिए, और उसके बाद वो किस साइट पे और मौजूद है उसको देखिए और उसको आप वहां पर उसको मेंशन कर दीजिए अगर आपको डर लगता है तो। The next question is from Pushpa, who is asking what is difference between reference and bibliography? How can we use it? Pushpa, I have already answered this question. I have already answered this question. References are those articles or books or material which we refer in our chapters, and bibliography can be anything related to the topic and which we are using or which we are going through while writing our research work. So bibliography need not be mentioned as references, and references are only those articles which you refer, and you should mention within the text also that yes, you are referring these articles or you have referred to these publications. That should be part of your chapter. And generally bibliography, it is put at the end of the thesis that you have gone through all these materials. So bibliography is general in nature and references quite specific. So I hope I have repeated it again, because I had earlier also answered the question. So there are some more questions, but I think time is over. We should go for the next lecture. Okay, then sir. thank you. Okay, sir. Ma'am, Thank I would you, like to everyone. call up. I invite to Dr. Poonam for vote of thanks. Thank you, Vinita ma'am.
थैंक यू श्वेता मैम फॉर अ नाइस लेक्चर। बहुत अच्छा लेक्चर था। बहुत अच्छे तरीके से आपने रेफरेंसिंग करने के सारे स्टेप्स हम लोगों को समझाए कि किस तरह हमें स्टार्टिंग से ही शुरू कर देने चाहिए अपने रेफरेंसेस को नोट करना। आपने बिब्लियोग्राफी और रेफरेंसेस में भी बहुत अच्छा डिफरेंस बताया। फिर आपने जो साई हब का एक हम लोगों को लिंक बताया और उसको कैसे हमें यूज करना है, ये भी बहुत अच्छे तरीके से बताया। पार्टिसिपेंट्स के लिए बहुत यूजफुल इंफॉर्मेशन आपने दी। योर लेक्चर वाज रियली वेरी नाइस एंड इंफॉर्मेटिव मैम। थैंक यू।